हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम ACC01 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन का जो पिछले साल का दिसंबर 2023 का पेपर है उसके आंसर देखेंगे। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ये जो प्रश्न है इनके आंसर मैंने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं। इस वीडियो में आपको जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर शेयर करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न संख्या 4 है, इसके 2 पार्ट है, और 5 है, इसके 2 पार्ट है। आपका चौथा प्रश्न है उसका क्या भाग है, इसमें पूछा गया है कि ऐसे कोई 5 व्यवहार बताने हैं 13 से 36 माह की आयु के जो बच्चे होते हैं ना उसमें, जो जिसे देख के हमें लगे कि उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यानी उनके संज्ञानात्मक विकास को दर्शाते हैं। संवेगी क्रियात्मक अवस्था में बच्चों के सोचने और समझने के तरीकों में वृद्धि होती है। 13 से 36 माह यानी कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में भी बढ़ावा होता है। इस उम्र में क्या है, बच्चे जो होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास को दर्शाने के लिए जो 5 व्यवहार हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। और क्या ये जो व्यवहार दिए गए ना, जरूरी नहीं है आप यही लिखो, आप लोग इनसे मिलते जुलते अगर आपने कोई आसपास बच्चे को पढ़ते हुए देखा इस एज में तो वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। जैसे पहला, बच्चा प्रयोग करना सीख जाता है। 12 से 18 माह का बच्चा प्रयोग करना सीख जाता है। इस उम्र में बच्चे एक ही कार्य को करने के भिन्न भिन्न तरीके भी खोज लेते हैं। प्रारंभ में ये क्रियाएं उद्देश्यहीन होती है, परंतु धीरे धीरे बच्चों को समझ आने लग जाता है। जैसे कि 1 साल से 2 साल के बीच का एक बच्चा है, उसका अगर हम अवलोकन करेंगे ना तो देखेंगे कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसके पास एक ढक्कन है खेलने के लिए। अब वो ढक्कन जैसे ज़मीन पे गिरा, ज़मीन पे जैसे वो ढक्कन गिरेगा एक आवाज़ आई, किसी तरह से जैसे भी वो गिरा घूमा है ना, बच्चे ने उसको एकदम से देखने लग गया और उसे देखता ही रहा। नीचे गिरा, फर्श पर गिरने से आवाज़ आई, बच्चा बड़े ध्यान से गिरे हुए ढक्कन को देखता रहा। थोड़ी देर बाद खेलते हुए बच्चे ने फिर से ढक्कन गिरा दिया, फिर आवाज़ आई तो ध्यान से उसने गौर किया कि आवाज़ उसी तरह की है, बदली हुई है, किस तरह से गिरा है। उसके बाद के वो जानबूझ के उस ढक्कन को गिराता है और बार बार कोशिश करता है अलग अलग तरह से कि ताकि अलग अलग साउंड आए, अलग अलग तरह से डब्बे का जो ढक्कन है वो ढक्कन घूमे, जानबूझ कर गिराता है। हर बार वह ऐसा करते हुए खुश हो रहा था, फिर अलग अलग तरह से ढक्कन को गिराकर खेलने लगा। ढक्कन गिरने पर हर बार नई आवाज़ आने पर वो खुश हो रहा था। इस अवलोकन से हमें पता लगता है कि बच्चे में प्रयोग करने की संज्ञानात्मक योग्यता का विकास होने लगता है। दूसरा, बच्चा समस्या की हल निकालना सीख जाते हैं। 18 से 24 माह तक के बच्चे के सोचने के ढंग में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक बालिका है, वो चेन और माचिस की डिब्बी के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर में उसके दिमाग में क्या है, उसने डिब्बी का खोला और उसके अंदर उस चेन को डालने के प्रयास करने लगती है। बहुत बार करती है, थोड़ी सी चेन डालती है लेकिन वो चेन का ज़्यादा पार्ट उसका बाहर रहता, वजन से नीचे गिर जाती थी। बार बार चेन बाहर गिर रही थी। बच्ची कई बार इसको दोहराती है परंतु हर बार परिणाम वही रहा। तो बच्ची ने पहले कुछ सोचा, रुकी, जैसे कि ऐसा रुकती है कि और कुछ सोचा, यानी कि क्या दिमाग कुछ तो लगा रही है, आइडिया लगा रही है वो, और उसे लगा कि हाँ ये कर सकती है। फिर उसके बाद क्या किया उसने, जो चेन है उसे एक नीचे समतल जगह पे रखा, फिर उसका एक सर्कल सा गोला सा बना लिया, उसे इकट्ठा कर लिया, फिर उठाया और फिर डिब्बे में डाला और आराम से वो डल गया। यानी बालिका ने समस्या के समाधान का तरीका ढूंढ लिया, यानी सोच समझकर हल ढूंढने का तरीका बच्चे में आ जाता है। चीज़ें याद रखने लगते हैं या फिर अनुकरण करना सीख जाते हैं बच्चे इस उम्र में। बच्चे इस उम्र में अनुकरण करने लग जाते हैं। कुछ कुछ घटनाएं जैसे सोना, खेलना, दूध पीना आदि बार बार दोहराते हुए वयस्कों को देखते रहते हैं। जैसे एक बार एक बच्ची गुड़िया से खेल रही थी ना, खेलते खेलते बार बार अपनी जो बोतल थी ना खुद के दूध की, वो हाथ में थी, गुड़िया के मुंह पे लगा रही थी और उसे कह रही दुद्धू दुद्धू, और फिर थोड़ी देर में गोदी में लेके ओ करती है, नीनी नीनी करके बोलने लग जाती है, यानी अपनी गोद में उठाकर थपकी देकर सुनाने का प्रयास करती है, दूध पिलाने का। अब स्पष्ट है कि बच्ची ने ये सब होते हुए देखा है, यानी माँ उसे दूध कैसे पिलाती है, सुलाती कैसे है, तो वो ये माँ के द्वारा जो काम किए ना माँ ने, उसने उनको देखा, उसे याद कर उनका अनुकरण कर रही है वो बच्ची। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। बच्चे को कारण और प्रभाव के बारे में समझ आने लगता है। इस अवस्था में बच्चे अपने दिमाग में घटनाओं की तस्वीर बनाकर कारण को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे कि जो पियाजे थे
वो कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और उनका बेटा बग्गी पर बैठकर खेल रहा था। अचानक से पिया जी ने क्या कि बिना ऐसे बताए हुए और जताए हुए कि मतलब बच्चे को लगे ही ना कि वो उधर उसकी तरफ देख रहे थे, और अपने पैर से जरा सा बग्गी को हिला दिया और फिर अपना पढ़ते रहे। मतलब बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब बच्चे ने देखा एकदम से बग्गी कैसे हिली, बग्गी को देखता है कि अच्छा इसका टायर ऐसे हिल रहा है, ये ऊपर नीचे हो रही है। फिर देखा पीछे इसके पास तो पिताजी का पैर है, तो फिर वो पिताजी को देखने लग जाता है, उनके पैर को देखने लग जाता है। यानी वह समझ रहा था कि पैर से धकेलने पर ही इसके पहिए घूम रहे हैं और बग्गी हिली है, यानी वह कारण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उसके संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। इसके बाद प्रतीकात्मक क्षमता का विकास और बच्चे में परिकल्प खेल खेलने की भी क्षमता इस टाइम आ जाती है। इस उम्र में बच्चे परिकल्प खेल यानी झूठ मूठ के खेल खेलने लग जाते हैं। जैसे 2.5 वर्ष का बच्चा राहुल, वो एक वाइपर से खेल रहा था, वाइपर से खेल वो वाइपर से रहा है, लेकिन झूठ मूठ में उसे क्या अपनी गाड़ी मान रहा है ना, और दोनों पैर दोनों साइड कर लिए वाइपर पे और फिर अपना घुमा रहा है बूम बूम करके कि मेरी बाइक है। जब उसके बड़े भाई ने उसे कहा राहुल वाइपर रख दो, मम्मी ने कहा है, तो राहुल कहता है नहीं बिल्कुल नहीं रखेंगे, वाइपर नहीं है, ये मेरी गाड़ी है, और पीपी करता हुआ भाग जाता है। यानी वाइपर को झूठ मूठ की गाड़ी या स्कूटर मानकर घूमने का परिकल्प खेल रहा था, जो उसके बढ़ते हुए संज्ञानात्मक विकास का द्योतक है। तो ये कुछ चीज़ें एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि 13 से 36 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 गतिविधियों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा देखभालकर्ता 13 से 36 माह के बच्चों में भाषा के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी साल से 3 साल के बीच में जो बच्चा होता है उनके भाषा के विकास को किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकते हैं। 13 से 36 माह के बच्चे अपने आसपास वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा, और वो भाषा जो कि वयस्क विशेष तौर पर बच्चों से बातचीत करते टाइम प्रयुक्त करते हैं, उसी भाषा को सुनकर समझकर ही भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। वास्तव में बच्चों से बात करने का हमारा तरीका वयस्कों से बात करने के तरीके से अलग होता है। मुख्य रूप से जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारी भाषा का स्वरूप ही अलग हो जाता है। बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त की गई बोली को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग उसमें क्या ज़्यादा मिलता है। जैसे हम बच्चे से बात करेंगे ना तो हम अरे नहीं कहेंगे, हम अले अले, है ना, गुड्डू क्या करेगा, क्या खाएगा, नीनी कलेगा, गुमी गुमी करेगा, नहीं नहीं, है ना, इस तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं। इस उम्र के बच्चों में भाषाई विकास के प्रोत्साहन के लिए पालनकर्ता निम्न गतिविधियां कर सकते हैं। पहली गतिविधि क्या कर सकते हैं, देखभाल करता बच्चों के साथ बातचीत करते हुए खेल खेल सकते हैं। यानी जब खेलें तो एक ऐसा खेल खेलें कि बैठे हुए और बातचीत कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। बच्चों के साथ खेलते हुए कठिन उच्चारणों को सरल बनाकर बातचीत करें और बच्चों को भी उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सरल शब्द जैसे घूमी घूमी, नीनी नीनी, अले आदि बच्चों के साथ उपयोग में ला सकते हैं। ये शब्द जब हम बच्चे को बोलेंगे तो वो भी मुंह खोलकर उन शब्दों को बोलने का प्रयास करेंगे और उनका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहन भी मिले। अतः जितना हो सके बच्चे को बोलने और सुनने के मौके अवश्य देने चाहिए। बच्चे को गोद में लेकर बाहर जाएं, वहां पर भी रास्ते में दिखने वाली सभी चीज़ों के बारे में बच्चे के साथ बात करते रहे, उसे बताते जाएं। जैसे अले ये तो देखो सड़क पर कितनी पीपी पीपी चल रही है, चलो चलो मार्केट में घूमी घूमी करेंगे, हम चीजी लेंगे। इस टाइप से बच्चे से बातचीत करते रहें। दूसरा, इस उम्र में बच्चों के साथ और जो क्रिया कर सकते हैं वो हम इस बच्चों के भाषा के विकास के लिए हम उनके साथ कोई खेल खेल सकते हैं। कौन सा खेल खेलेंगे कि जैसे बच्चे को बोलेंगे, बच्चा पास आ रहा है, हम कहेंगे पेन लो पापा को दो, पेन लो पापा को दो, पेन उसको दिखाएंगे, पापा की तरफ हाथ करेंगे, बच्चे को भी बोलने की कोशिश करवाएंगे। फिर कहोगे दीदी को पेंसिल दो, है ना, आलू लाओ, केला, टमाटर, इस तरह से बच्चों को चीज़ देंगे और इस तरह से बच्चे के साथ खेल सकते हैं। जैसे चलो बेटा अभी ये पेपर दादी को दो। इस प्रकार के छोटे छोटे निर्देशात्मक खेल से बच्चे को चीज़ों के नाम जानने में आसानी होती है। बच्चे को ऐसे खेल में मज़ा भी आता है क्योंकि उसको लगता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, और उनको नई नई चीज़ों को देकर या फिर दिखाकर उनका नाम बताने से हम उनके भाषाई विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा भी देखभाल करता बच्चों के साथ सरल सहज व्याकरण रहित वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से भाषा सीख सके।
अगला प्रश्न वृद्धि अनुवीक्षण के बारे में। वृद्धि अनुवीक्षण करना क्यों आवश्यक है और इसके लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो पहले वृद्धि अनुवीक्षण देखेंगे। वृद्धि अनुवीक्षण में अनुवीक्षण का आशय है किसी चीज पर नियमित रूप से निगरानी रखना और इसी के आधार पर निर्धारित समय के दौरान भार में परिवर्तन पर निगरानी रखना ही वृद्धि का अनुवीक्षण कहलाता है। समन्वित बाल विकास सेवाएं हैं, उनके अंतर्गत जो वृद्धि अनुवीक्षण है उसकी परिभाषा निम्नलिखित है। वृद्धि अनुवीक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है जिससे माता अपने बच्चों में वृद्धि के होने या न होने का पता लगा सकती है तथा बच्चे की नियमित वृद्धि को बनाए रखने और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उचित तथा व्यवहारिक निर्देश और सलाह प्राप्त कर सकती है। वृद्धि अनुवीक्षण की आवश्यकता बतानी है। अभी अधिकांश विकासशील देशों में बच्चे कुपोषण से ग्रसित होते हैं जिनका संबंध निर्धनता और बार बार होने वाले संक्रमण होते हैं। वो संक्रमण कौन कौन से, जैसे अतिसार, खसरा या फिर अन्य। कुपोषण में बच्चे के वजन में कमी आ जाती है या वृद्धि अवरोधन हो जाता है, यानी वजन में बिल्कुल वृद्धि बढ़ती नहीं, होती है तो बहुत कम, है ना, और या फिर होती ही नहीं है और इससे वजन कम हो जाता है। अतः वृद्धि अनुवीक्षण द्वारा वृद्धि अवरोधन का पता शुरू में ही पता चल जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। वृद्धि अनुवीक्षण का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिनमें संक्रमण या फिर रोग अधिक या बार बार होने की संभावना होती है। अपर्याप्त वृद्धि का प्रारंभिक लक्षण देखते ही उचित कार्यवाही करना वृद्धि अनुवीक्षण का दूसरा उद्देश्य है। साथ साथ ही पोषण अंतक्षेप यानी स्तनपान, पूरक आहार आदि या अन्य जो स्वास्थ्य के से रिलेटेड हस्तक्षेप है जैसे टीकाकरण, जीवन रक्षक घोल उपचार आदि भी प्रदान करना है जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे और नियमित रूप से उसकी वृद्धि सही से होती रहे। वृद्धि अनुवीक्षण एक निवारक वर्धन कार्यनीति है जिसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण होने से पहले सही उपचार के कार्य करना। इसके द्वारा वृद्धि पर निगरानी रखकर हम माँओं को वृद्धि की अनिवार्यता इसके बारे में जागृति माँओं में फैला सकते हैं। अब वृद्धि पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है। वृद्धि पर निगरानी रखने का सामान्य तरीका वजन, भार यानी वजन लेना है। इसके अलावा मानव मितीय माप या रोग जांच से भी वृद्धि पर निगरानी रखी जाती है। वृद्धि निर्धारण का एक मुख्य साधन वृद्धि चार्ट है। अब ये वृद्धि चार्ट है ना, इस पे दिख रहा है, ये वृद्धि चार्ट होता है। वृद्धि चार्ट का प्रयोग किस तरह से करेंगे, मुख्य रूप से समय के साथ साथ भार में हुए परिवर्तनों को अंकित करने के लिए, उन्हें व्याख्यायित करने के लिए एक जो चार्ट तैयार किया जाता है वो वृद्धि चार्ट कहलाता है। वृद्धि चार्ट की मुख्य विशेषता उसका ग्राफ होती है जिस पर भार को आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है ताकि ग्राफ पर वृद्धि की तुलना मानक भार से की जा सके। अब इसमें किस तरह से वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है वो लिखना है। वृद्धि चार्ट के बिल्कुल ऊपर बाईं तरफ सूचना बॉक्स होता है जिसमें बच्चे का नाम, लिंग, माता पिता का नाम आदि लिखा जाता है। वृद्धि चार्ट में क्षैतिज रेखाएं हैं यानी जो तिरछी रेखाएं हैं जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बाईं से दाईं ओर जाती हैं और दूसरी लंबवत खड़ी हुई रेखाएं होती हैं जो कि ऊपर से नीचे तले की ओर आती हैं। लंबवत खड़ी रेखाएं बच्चे की आयु को दर्शाती है और जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो बच्चे के भार को दर्शाती हैं। बच्चे का भार है वो वाई अक्ष की तरफ किलोग्राम में लिखा जाता है। चार्ट के निचली ओर 5 सोपान है। प्रत्येक सोपान बच्चे के 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु को दर्शाते हैं और हर सोपान में 12 पंक्तियां हैं जो कि उनके 1 2 3 4 5 जैसे 12 महीने होते हैं ना उनको दिखाती हैं। चार्ट के बिल्कुल बाईं तरफ का सोपान का पहला बॉक्स गाढ़ी रेखाओं का बना हुआ है जो बच्चे के जन्म का माह वर्ष रिकॉर्ड करने के लिए है। इसके अलावा चार्ट पर 4 वक्राकार रेखाएं पोषण स्तर की विभिन्न श्रेणियों की सूचक होती हैं जो बच्चे स्वस्थ होते हैं जिनका भार सामान्य मानक स्तर का 80% या उससे ज़्यादा हो तो वो बच्चे स्वस्थ माने जाते हैं। ऊपर की पहली रेखा जहां सामान्य लिखा होता है उसके ऊपर के भाग में वो उनका वजन आता है। यदि बच्चे का भार पहली रेखा से नीचे आता है तो बच्चे को अल्प पोषित समझा जाता है और भार जितना कम होगा बच्चा उतना ही अधिक अल्प पोषित माना जाता है। जब बच्चे का भार ऊपर की पहली रेखा तथा दूसरी रेखा के बीच आता है यानी जब भार मानक भार के 80% से कम हो जाता है या 70% से ज़्यादा
तो बच्चा प्रथम श्रेणी का कुपोषण यानी मंद कुपोषण से ग्रस्त माना जाता है। जैसे कि 4 साल की आयु में बच्चे का सामान्य वजन लगभग 15-16 केजी हो जाना चाहिए, लेकिन अगर है उसका 13 केजी तो यानी 16 का 80%, तो 11 किलो के बराबर अगर उसका वजन है तो बच्चा प्रथम श्रेणी के कुपोषण से ग्रसित माना जाता है। यानी जो 13 से 11 के बीच में अगर उसका वजन आएगा बच्चे का तो वो प्रथम श्रेणी का कुपोषण माना जाएगा, यानी मंद कुपोषण। जब भार दूसरी तीसरी रेखा के बीच में आता है यानी मानक स्तर के 70 से 60% के बीच में है तो बच्चा द्वितीय श्रेणी के कुपोषण यानी मध्यम कुपोषण से ग्रस्त माना जाएगा। और जब बच्चे का भार तीसरी या चौथी रेखा के बीच में हो यानी मानक भार के 60 से 50 के बीच में हो तो बच्चा तृतीय श्रेणी के कुपोषण यानी कम गंभीर कुपोषण से ग्रस्त माना जाएगा। और अगर चौथी रेखा से नीचे आ जाता है यानी 50% से कम तो ये गंभीर खतरे का सूचक है, जो दर्शाता है कि बच्चे को अत्यंत या चतुर्थ श्रेणी का कुपोषण है। तो इस स्थिति में क्या करना है, वृद्धि चार्ट को देख के और उसी हिसाब से उपचार शुरू किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 गतिविधियों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा शिक्षिका बच्चों की सृजनात्मक जो योग्यताएं होती हैं उनको बढ़ावा दे सकती है। सृजनात्मकता का मतलब हो गया सृजन करना, किसी चीज का निर्माण करना। प्रत्येक बच्चे में सृजन क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक जो शक्ति होती है ना, स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अतः हम इनके लिए बच्चों को स्वयं से कुछ करने का अवसर दें। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और बच्चों की कल्पना, निरीक्षण या स्मरण शक्ति के विकास के द्वारा ही उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है ना वो विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता के विकास के द्वारा ही बच्चे भावी जीवन की तैयारी करेंगे। बच्चों की सृजनात्मक योग्यताओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका निम्नलिखित 2 क्रियाएं कर सकती है। जैसे पहली, शिक्षिका बच्चों को अपनी पसंद का कोई चित्र बनाकर उसमें रंग, अपना जो पसंद का ही रंग भरने को कहेगी। यानी चित्र बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। फूल, किसी को फूल बनाना आता है सुंदर सा, किसी को बॉल बनानी आती है, आइसक्रीम बनानी आती है, फ्रूट बनाना आता है ना, वो बनाओ और फिर उसमें कलर भी अपनी पसंद का करो। तो इससे क्या, चित्र बनाते समय उनके दिमाग में चित्र चल रहा होगा तो इससे उनकी कल्पनाशीलता को फिर वो कागज पे उतारेंगे। बच्चों को स्वयं की सोच से चित्र बनाने और उसमें अपनी ही मर्जी से बच्चे उसमें कलर भी भरेंगे। बच्चे ऐसा करते समय टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाकर विचित्र आकृतियां बनाएंगे और अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे। चाहे वे टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाएं या कुछ भी रंग भरें, कलर, कागज, पेंसिल कुछ बिखेरें, उनको कुछ उस टाइम के लिए टोकना नहीं है ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और वे सृजनात्मक बन सकें। दूसरा क्या कर सकते हैं, बच्चों को गीली मिट्टी दे सकते, क्ले दे सकते हैं, जो विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए बच्चे के साथ गतिविधि करे क्ले से। इससे भी बच्चे की सृजनात्मक योग्यता बढ़ सकती है। इसमें शिक्षक बच्चों को क्ले देकर उनसे कहेंगे कि आप सब अपनी मर्जी से इस क्ले से अपनी पसंदीदा आकृति बना सकते हैं। जब बच्चे अपनी पसंद से क्ले के द्वारा आकृति बनाएंगे तो कोई चिड़िया बनाएगा, कोई फूल, बॉल, घर बनाएगा, अन्य आकृतियां बनाएंगे। बच्चे जो होते हैं ना फिर अपनी कल्पना शक्ति से इसका प्रयोग करेंगे। वे चाहे अच्छी आकृतियां बनाएं या ना बनाएं, हाथ, कपड़े, कोई भी चीज़ क्ले से गंदी करें, हम उन्हें टोकेंगे नहीं बल्कि टोकने के बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। अगर शिक्षक ऐसा करेंगे तो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 4 पहलुओं की व्याख्या कीजिए जिनका आप शाला पूर्व केंद्र में भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखेंगे। यानी आप केंद्र की स्थापना कर रहे हैं और आपको भीतरी स्थान की स्थापना करनी है। स्थापना नहीं करनी, आप भीतरी स्थान का मूल्यांकन करने आए हैं किसी भी केंद्र में, है ना। मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छा भीतरी स्थान है, नहीं तो आप किन किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। शालापुर केंद्र में भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। केंद्र में भीतरी स्थान का आशय बच्चों को बैठने के लिए और भीतरी खेलों के लिए स्थान की व्यवस्था करना। केंद्र में बाहरी भीतरी स्थान के जो मूल्यांकन है उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं और भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय जो बातें ध्यान में रखनी होती हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भीतरी स्थान में बच्चों के आराम से बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
कमरे में छोटे बच्चों और बड़े बच्चों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, उनका अपना अलग ग्रुप होता है, उनको हर चीज़ एक्टिविटी नहीं करवा सकते ना, कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई किसी को सेरेलैक खिला रहे हैं, और बड़े बच्चे तो उनकी एक्टिविटी अलग होती है, तो उनका स्थान अलग अलग होना चाहिए। उनको बैठने के लिए जो फर्नीचर चुना गया हो वो नुकीला ना होकर गोलाई लिए हो। छोटी उम्र के बच्चों के लिए बैठने के लिए कमरे में दरी बिछाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में उतने ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए जितने में वे आराम से बैठ सकें, ना कि आवश्यकता से अधिक बच्चे एक ही कमरे में बैठाए गए हों। दूसरा, गतिविधि कोने और भीतरी खेल सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। केंद्र में भीतरी स्थान के मूल्यांकन के समय ध्यान रखना चाहिए कि कमरे में किसी एक कोने में कोई ना कोई गतिविधि क्षेत्र अवश्य होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार भीतर ही बैठकर खेल खेल सकें। गतिविधि केंद्र के अलावा कक्षा में जो कक्षा के अंदर भीतरी खेल सामग्री होती है वो भी उचित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। केंद्र में स्थान के अनुरूप ही सामग्री हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। बच्चों की आयु के अनुरूप खेल सामग्री का होना आवश्यक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, नहीं रखा गया है। मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखना है कि कमरे का दरवाजा छत या सड़क पर नहीं खुलना चाहिए। कमरे में खुले स्विच या तार नहीं होने चाहिए। कमरे के दरवाजे, खिड़की आदि बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उनके जो हैंडल होते हैं ना, नीचे लगे होने चाहिए। बिजली के स्विच या पावर प्लग जहाँ पे भी हो वहाँ पे क्या एक टेप लगा सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उन पर टेप, ताकि बच्चे उसमें उंगली ना दें। भीतरी स्थान में रखा फर्नीचर बिल्कुल नुकीला नहीं होना चाहिए ना, पहना हुआ तो बच्चों को चोट लग सकती है। नेक्स्ट, भीतरी स्थान में बच्चे के खाने पीने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भीतरी स्थान में बच्चों के कमरे के आसपास ही बच्चों के लंच करने यानी खाने पीने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए दूध और पूरक पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि कमरे के पास ही बच्चों के लिए शौचालय का प्रबंध है या नहीं है। अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम एक केंद्र के भीतरी स्थान का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।